एचयू कैंपस में देखने को मिल रही है। और सरकार डरती है किसी भी धरने को विचार का गढ़ बनने से कि जब यहां बैठ करके लोग चिंतन करने लग जाएं उस विषय पर भी जिस पर उनकी मांगे हैं और उन विषयों पर भी जो उनकी मांगों से जुड़े हुए समाज के दूसरे अंग हैं। एक डिस्टोपियन टोटलिटेरियन गवर्नमेंट बनाने के प्लान चल रहा है, जिसके बारे में जनता सरकार मोर्चा लंबे अरसे से आपको बता रहा है। जब एनईपी आई थी तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने सबसे पहले जब इसको पब्लिक के सामने रखा कि आने वाले वक्त में आपके स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्राइवेट फंडेड होने वाले हैं, जिनमें केवल और केवल अमीरों के बच्चे पढ़ा करेंगे। दो ही क्लास रहेंगी, एक शोषित वर्ग, एक शोषक वर्ग। शोषक वर्ग बहुत अमीर होगा, शोषित वर्ग बहुत गरीब होगा, जिसके पास कुछ नहीं होगा। मिडिल क्लास नाम की कोई चीज नहीं होगी। अभी आप देख रहे होंगे पिछले 8-10 सालों से जो मिडिल क्लास में आने वाला इंसान है गांव के अंदर या शहर के अंदर, या तो वो एकदम से बहुत हाइप ले रहा है या उसका सब कुछ डूबता जा रहा है। जब सारा समाज कर्जे में हो जाएगा, जो कि इस टाइम पे हुआ पड़ा है, मैक्सिमम बच्चे यहां पढ़ने वाले गांव से आते हैं। और अगर गांव का कैलकुलेशन करोगे, मेरा गांव फफड़ाना है करनाल में, पिछले 2 महीने से हम हर घर में जाकर के ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आपके घरों की हालत क्या है। तो आप जानकर हैरान होंगे, मेरे गांव फफड़ाना में जहां 4500 वोट हैं और 6000 प्लस की जनसंख्या, लगभग 2000 घर, उस घर की ये हालत है कि मेरे गांव से 20 करोड़ रुपया सालाना केवल प्राइवेट स्कूल की फीस जा रही है। 20 करोड़ रुपया। और हैरानी की बात यह है, जब हमने टोटल कैलकुलेशन किया, गेहूं कितना लगता, चावल कितने लगते, दाल कितनी लगती, सब्जी कितना खर्चा, पेट्रोल का, डीजल का, घर की रसोई का, आपके पढ़ाई का, हेल्थ का, यहां तक कि आपकी यूनिवर्सिटी से कितनी स्कॉलरशिप, आपकी आमदनी कितनी, आपके धार्मिक खर्चे कितने, टोटल कैलकुलेशंस करके निकल के आया मेरे एक गांव की टोटल आमदनी 280 करोड़ रुपया है सालाना, और खर्चा मेरे गांव का है 100 करोड़। लेकिन आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि होना तो यह चाहिए था कि मेरे गांव की 280 करोड़ की आमदनी में से 100 करोड़ खर्च होने के बाद 180 करोड़ रुपया गांव के किसान के पास बचत होती। लेकिन गांव जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है सालाना, वो 380 करोड़ रुपए की कर रहा है, जो कर्जे की है। यानी कि आमदनी 280 करोड़ है, कर्जा 380 करोड़ है। अब इस कैलकुलेशन को आप कैसे देखोगे कि जितने बच्चे यहां बैठे हैं और जितने बच्चे दूसरी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, हर बच्चे के मां बाप की सारी जमीन बैंकों के पास गिरवी पड़ी है। सबकी जमीन नहीं पड़ी है तो बता दीजिए जितने लोग बैठे हैं। गांव की व्यक्तिगत जमीन बैंकों के पास गिरवी पड़ी है, और सामूहिक जमीन को सरकार ने लैंड बैंक और लैंड पूलिंग के नाम पर अपने नाम पर रजिस्ट्री कर लिया है। जो आपके स्कूल की, अस्पताल की, जोहड़ की, मंदिर की, कम्युनिटी सेंटर की, चौपाल की, या खाली पड़ी जगह जितनी भी जगह थी, उन सबको वो लोग अपने नाम पे रजिस्ट्री कर चुके हैं। तो गांव के पास आज अपने पास कुछ भी नहीं है। आप लोग यहां अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, आपके बाप, आपके चाचा, आपके ताऊ किसान की लड़ाई सड़कों पर लड़के आए 13 महीने। दूसरे तबके जो नौकरी कर रहे हैं, हेल हो, भेल हो, सेल हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, बिजली महकमा हो, LIC हो, BPCL हो, HPCL हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, चाहे जिस मर्जी डिपार्टमेंट में, टीचर्स हो या फिर डॉक्टर्स हो, सारे डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी लड़ाई बाकी किसी तबके की लड़ाई से अलग हो, क्योंकि सेम तरह का व्यवहार उनका चल रहा है। जब यहां की बातचीत चलने लगी, जब बच्चों के ऊपर अटैक हुआ, पता चला कि डिमांड क्या है, कि वो अपनी स्कॉलरशिप की बहाली की मांग कर रहे हैं, वो सीट जो कम कर दिया उनकी बहाली की मांग कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ये सीटें तो आपकी बहाल हो ही नहीं सकती। कारण क्या है, आपको समझना पड़ेगा। पहले यूजीसी यूनिवर्सिटीज को ग्रांट दिया करती थी। ग्रांट का मतलब होता है आपको पैसा दे दिया, यूनिवर्सिटी ने वो पैसा खर्च करना है सारे मदों पर, चाहे वो आपको स्टाइफंड दे, चाहे वो आपकी कैंटीन को सब्सिडी दे, चाहे वो उसमें सैलरी जाए, चाहे बच्चों को स्कॉलरशिप, चाहे कुछ भी दूसरे खर्चे, हॉस्टल के या जो भी। लेकिन अब आपको ग्रांट नहीं मिलती है यूनिवर्सिटी को, अब आपको जो पैसा मिलता है वो लोन के रूप में मिलता है।
अब आप सोच करके देखिए कि दुनिया भर में, देश भर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर उनको फंड्स मिलेंगे, सैलरी के फंड्स मिलेंगे लोन के रूप में, तो उनके ऊपर दबाव होगा कि उस लोन की भरपाई कैसे करनी है, उस लोन को चुकता कैसे करना है। उसके दो ही रास्ते हैं, या तो आपकी फीस में जो अनलिमिटेड वृद्धि करती चली जाए, पहले थोड़ी करके देखेंगे, कोई नहीं बोलेगा कि चलो 40 रुपए से 100 रुपए तो किया है, 100 से 400 ही तो किया है, क्या फर्क पड़ता है। फिर 400 से 4000 होने में भी वक्त नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ, या तो फीस बढ़ा देंगे, या स्कॉलरशिप कम कर देंगे, या सीटें कम कर देंगे, या प्राइवेट एंटिटीज को एंट्री दे देंगे, या प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दे देंगे। धीरे धीरे सारे देश की सारी यूनिवर्सिटीज कर्जदार होती चली जाएंगी ग्रांट के नाम पर। जब सारी यूनिवर्सिटीज कर्जदार हो जाएंगी, वैसे ही जैसे आपके माँ बाप जमीन के लिए कर्जदार होते जाएंगे, आपके भी गांव में जब आपके माँ बाप की जमीन जो बैंकों में नीलाम पड़ी है, वो भी एक दिन इतने कर्जदार हो जाएंगे। आज भी किसी के पास जो 6 महीने वाली जो बैंक की लिमिट है, उसको चुकता करने का पैसा कैश नहीं होता है। माँ बाप क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों से पैसा लेकर आते हैं, बैंक में पुराने लोन का चुकता करके ब्याज भर के फिर वापस जिससे लेकर आए उसको वापस कर देते हैं। कैश किसी के पास नहीं है। तो जब गांव के आदमी के पास भी कैश नहीं है भरने को लोन, और यूनिवर्सिटी के पास भी नहीं है लोन भरने को, रोडवेज के पास भी नहीं है लोन भरने को, एयरपोर्ट के पास भी नहीं है लोन भरने को, और आपके अस्पताल के पास भी नहीं है, और आपके स्कूल के पास भी नहीं है, कॉलेज के पास भी नहीं है, जब किसी के पास लोन भरने को पैसा नहीं है और लोन अनलिमिटेड आपके ऊपर स्थापित कर दिया गया है, तो एक वक्त आपको मजबूरी में अपनी जमीन, मकान, दुकान, ट्रैक्टर, कार, यूनिवर्सिटी, क्लास, कॉलेज सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यह आपकी मजबूरी है। यानी कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये एक बड़े प्लान का एक छोटा हिस्सा है। ये समझना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। हम इस बात को पिछले 5-6 सालों से युद्ध स्तर पर लोगों को बता रहे हैं कि आप इस बात को समझिए, आपके किसानी के 3 कानून और यूनिवर्सिटी के कानून और जो इनके नियम है, और जो आपके एनजीटी के कानून है, आपके बैंकों के कानून है, डीआरटी के कानून है, आपके लोन के दस्तावेज हैं, वो सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं, वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं। और साथ की साथ राजनीति में एक चेहरे को चमकाकर उसके चेहरे पर वोट लेना, ताकि जब आप किसी नेता के पास अपनी डिमांड को लेकर के जाएं, जो कि आपका प्रतिनिधि है, वो 1 मिनट में आपको यह कह दे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द बिग प्लान। इसको आपको समझना इसलिए जरूरी है कि जब आप इस गेम को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब तक छात्र किसान के साथ खड़ा नहीं होगा, जब तक नौकरी वाला बिना नौकरी वाले के साथ खड़ा नहीं होगा, जब तक जमीन वाला बिना जमीन वाले के साथ खड़ा नहीं होगा, जब तक गांव के अंदर, समाज के अंदर प्रतिस्पर्धा रहेगी और हम को एग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व की को मुख्य धारा का मुइन मुद्दा बनाकर नहीं चलेंगे कि आपके बिना हमारा अस्तित्व नहीं, हमारे बिना उनका नहीं, उनके बिना हमारा नहीं, हम सबका एक दूसरे के बिना अस्तित्व ही नहीं है, जब तक इस सोच को लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम लोग इस लड़ाई को आगे तक लेकर नहीं जा पाएंगे, तब तक इसको हम जीत नहीं पाएंगे। हमने एक किताब लिखी है जिसका नाम है रुपया मूल्य का मापक। क्या हो गया? किताब का नाम है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। हमको, क्योंकि ये सारा का सारा खेल जितना भी आप सबके साथ, किसानों के साथ, दुकानदारों के साथ, रोडवेज वालों के साथ खेला जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन का जितना दौर है, विकास के नाम पर जो चल रहा है, वो सारा का सारा एक चीज के ऊपर चल रहा है, बैंकों से आए हुए लोन का। और आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ने, भारत सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने, सबने हमको लिख करके दे दिया है कि जितना भी पैसा डिजिट के रूप में आपको दिया जा रहा है, वो सारा का सारा फ्रॉड है। यानी कि फ्रॉड पैसे के नाम पर, दम पर आपकी असली मेहनत को चूसा जा रहा है। ये बात समझनी होगी आपको। लाइट चली गई? लाइट गई क्या? इसमें बोल दो, कोई नहीं ऑन हो जाएगा। तो दूसरा है, रुको। किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर और छात्रों के ऊपर अटैक होगा, उनको डराया जाएगा, उनको बोला जाएगा तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो गई तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, कोई जिंदगी खराब नहीं होती है। लड़ने वाले लोगों की जिंदगियां खराब नहीं हुआ करती है। अगर, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भगत सिंह को याद कर लिया जाए
तो वो लोग ये कहते हैं कि यदि हमारे बलिदान देने से मेरी अगली पीढ़ी आजाद होती हो तो हमारा बलिदान देना भी जायज है। तो अगर एक दो आदमियों की जिंदगी बर्बाद होने से पूरी छात्रों की राजनीति, छात्रों का जीवन, उनके अंदर हिम्मत आती है, तो इन कुछ लोगों को आगे आकर के अपने आप को मार ही लेना चाहिए। ये लड़ाई हम तब लड़ पाएंगे जब हम अपने आप को मार करके बढ़ेंगे। ये लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर हमारे बुजुर्गों ने इन यूनिवर्सिटीज वालों को इतनी ताकत नहीं दी होती कि ये लोग हमारे ऊपर लाठियां भांज दें, कि इतने लेवल पर ये हालत नहीं आई होती पिछले 10-15 सालों में, तो आज हमको लाठियां खानी नहीं पड़ती हैं। और यदि आज हम इस पर चुप रहे तो आने वाले टाइम में आपके बच्चों को तो यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर ही एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए ये लड़ाई जारी रखना बहुत जरूरी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए आप इस यात्रा को और आगे तक लेकर जाएंगे, इसी उम्मीद में मैं आप सबके सामने इस बात का प्रॉमिस हम कर रहे हैं जनता सरकार मोर्चा की तरफ से कि आप 24 तारीख की जो कॉल है उस पर बड़ी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा होंगे, सारे संगठनों के लोग होंगे और हमारा पूर्ण समर्थन इस धरने को है। एचयू प्रशासन मुर्दाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। एचयू के हालात देखकर मैं आश्वस्त हूँ कि हमारे बच्चे 100% गुलाम होने वाले हैं। यूनिवर्सिटी के स्तर पर जब वाइस चांसलर अपनी यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी को लाठीचार्ज करने का आदेश दे दे और प्रोफेसर्स बच्चों के ऊपर ताबड़तोड़ लाठियां भांज दे, उसके बाद पुलिस उन बच्चों के ऊपर ही कार्रवाई कर दे, उनको लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का मौका भी ना मिले, और जब बच्चे इस बात के ऊपर प्रोटेस्ट करें कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो उनको ज़बरदस्ती एग्ज़ाम देने के लिए मजबूर किया जाए और फिर कुछ लोगों का नाम उस लिस्ट के अंदर डालकर ये शिकायत दी जाए कि ये लोग हमारे बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देने दे रहे हैं और ये प्रोटेस्ट में ज़बरदस्ती बच्चों को एग्ज़ाम देने नहीं दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा जुल्म क्या होगा। बच्चों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनके ऊपर FIR की जा रही है, कमिश्नर को चिट्ठी लिखी जा रही है और बच्चों को डराया जा रहा है। मैं समझता हूं कि छात्रों के साथ हुए इस अन्याय का साथ हर सामाजिक संगठन को देना चाहिए। सभी किसान नेता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिसार पहुँचे। हिसार में पगड़ी संभाल जट्टा जैसे ज़बरदस्त संगठन हैं जिनकी एक कॉल के ऊपर कलेक्टर की पतलून गिली हो जाती है। ऐसे जगह पर अगर छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है तो कल को आपके घरों में नहीं घुसेंगे ये कच्छाधारी, ये RSS वाले, ये गुंडे, इसकी क्या गारंटी है। इसलिए इस पुलिस का नाजायज़ इस्तेमाल ना कर पाएं लगातार। ज़रूरी है कि समाज के लोग उठें और इन बच्चों का साथ दें। इन बच्चों से गुजारिश है कि आप लोग सरकार के खिलाफ खुल करके आइए, वाइस चांसलर के खिलाफ शिकायत दीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या में गांवों से जागरूक करना चालू कीजिए, बीजेपी के लोगों का गांवों में एंट्री करना बैन कीजिए, उनके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर चलाइए, कैंपेन चलाइए। जब तक आप नरेंद्र मोदी को सीधा टारगेट नहीं करेंगे, जब तक आप सैनी को टारगेट नहीं करेंगे, ये लोग जातिवाद फैलाते रहेंगे। जिस शिकायत को दिया है उन्होंने कमिश्नर को, उसमें 2 गुप्ताओं को छोड़ करके बाकी सब लोग जो हैं वो जाट कम्युनिटी से बच्चे हैं, क्योंकि उनको जाट टारगेट करने हैं। इतना गंदा खाम खेल रहे हैं ये लोग कि सारा काम गलत करने वाले लोग इसी कम्युनिटी से होंगे, ऐसा साबित करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि भैया इस चक्कर में ना पड़िएगा कि आप लोगों को ऐसे ही माफ़ कर दिया जाएगा। जो भी आदमी अपने हक की आवाज़ उठाएगा उसका गला दबाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। यदि आप ये नहीं समझे तो ये आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है हर सामाजिक संगठन से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिसार पहुँचे, और बच्चों से गुजारिश है कि इस लड़ाई को थोड़ा बड़ा करने की तरफ बात करने लगें, अदरवाइज़ ये आपको जीने नहीं देंगे।